गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में चैप्टर 10 पढ़ेंगे। गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट के बारे में पढ़ेंगे। आर्यभट्ट वो ज्योतिषी भी थे, वैज्ञानिक भी थे और गणितज्ञ भी थे। तो आर्यभट्ट ये आज से लगभग 1500 वर्ष पहले पैदा हुए थे। ये भारत के महान वैज्ञानिक गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट का परिचय देते हुए बताया गया है कि आर्यभट्ट ने निकोलस कोपरनिकस से बहुत पहले पृथ्वी के अपनी कीली पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमने की जानकारी देती थी। और आर्यभट्ट ने इन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी है वो अपनी दूरी पर घूमती है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमती हुई जाती है। सूर्य चंद्र ग्रहण संबंधी पौराणिक धारणा का खंडन कर उसकी वैज्ञानिक व्याख्या दी थी। और जो ग्रहण होते हैं उस ग्रहण के बारे में भी इन्होंने बताया था। आज से लगभग 1500 साल पहले की बात है। उस ज़माने में आज के पटना शहर को पाटलिपुत्र कहते थे, यानी कि आज जो पटना है ये प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। वह बहुत बड़ा नगर था। उस नगर में बहुत से बाग बगीचे थे, बड़ी तादाद में फूल खिलते थे, इसलिए इस नगर को कई लोग कुसुमपुर भी कहते थे। और पाटलिपुत्र था, इसको कुसुमपुर भी कहा जाता था। यानी कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बाग बगीचे थे और यहाँ पे ये फूलों की नगरी थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल हुआ करते थे, तो इसलिए इसको कुसुमपुर भी कहते थे। पाटलिपुत्र नगर नंद, मौर्य और गुप्त सम्राटों की राजधानी था। यानी कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश। तो ये इतने सम्राट, इतने वंशों के जो सम्राट हुए, इतने वंश हुए, इन सब की राजधानी पाटलिपुत्र रहा था। दूर दूर तक इस नगर की कीर्ति फैली हुई थी। राजधानी होने के कारण देश भर के प्रतिष्ठित पंडित यहाँ एकत्र होते थे। और ये राजधानी होने के कारण जो हमारे देश के बड़े बड़े पंडित थे वो यहाँ पे एकत्रित होते थे। प्रख्यात नालंदा विश्वविद्यालय भी पटना से ज़्यादा दूर नहीं था। और जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था प्राचीन काल का नालंदा विश्वविद्यालय, वो भी पटना शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, यानी पटना शहर के पास में ही है। और दूर था। देश के ही नहीं, दूसरे देशों के विद्यार्थी भी विशेष अध्ययन के लिए नालंदा और पाटलिपुत्र आते थे। और जो अपने देश के ही नहीं, विदेशी जो विद्यार्थी थे वो भी अपने भारत में पढ़ने के लिए आते थे। उस समय पाटलिपुत्र नगर ज्योतिषी के अध्ययन के लिए मशहूर था। और उस समय जो पाटलिपुत्र नगर है ये ज्योतिष अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। ज्योतिष एक दिन सवेरे से ही नगर में काफ़ी चहल पहल थी। और एक दिन सुबह सुबह ही नगर जो था पाटलिपुत्र, वहाँ पे बहुत चहल पहल थी, यानी लोग इकट्ठे हुए थे, बातें कर रहे थे। गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम की ओर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। और यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, गंगा नदी, सोन नदी और गंडक नदी। तो इनके संगम पे 3 नदियाँ यानी एक जगह मिलती हैं, तो वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी। बात ही ऐसी थी, उस दिन अपराह्न में सूर्य को ग्रहण लगने वाला था। उस समय क्या है, जो दोपहर का समय था, उस समय सूर्य को ग्रहण लगने वाला था। भरी दोपहरी में धरती पर अंधकार छा जाने वाला था। लोगों में यह प्रचारित था कि जब राहु नाम का राक्षस सूर्य को निगल जाता है तब ग्रहण लगता है। ग्रहण के समय उपवास रखना चाहिए, खूब दान पुण्य करना चाहिए, तभी इस राक्षस के चंगुल से सूर्य देवता को मुक्ति मिलती है। और लोगों की यह धारणा थी कि जो राहु नाम का जो राक्षस होता है, राहु नाम का एक राक्षस होता है, वो सूर्य को निगल जाता है, नहीं मुंह में ले लेता है, मुंह में खा जाता है उसको, तब सूर्य ग्रहण हो जाता है। लोगों की ये धारणा थी। ग्रहण के समय उपवास, और लोग ये मानते थे कि ग्रहण के समय हम उपवास रखना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, खूब दान पुण्य दान करना चाहिए बहुत ज़्यादा, तभी इस राक्षस के चंगुल से सूर्य देवता को छुटाया जाता है, यानी उनको मुक्ति मिलती है। चारों ओर आवाज़ें सुनाई दे रही थी, दे दान तो छूटे निराण। और चारों तरफ लोग थे, वो बोल रहे थे, सब कह रहे थे दे दान, यानी दान करे तो इसका निदान हो। लोग डरे हुए थे। वे धनी मानी लोग सवेरे से दान दक्षिणा देने में जुटे। जो धनी लोग थे वो सुबह से ही दान देने में जुटे हुए थे। नगर से थोड़ी दूर एक आश्रम में कुछ दूरी
ही कुछ दूसरा ही माहौल था, और नगर था उसके थोड़ी दूर पे ही एक आश्रम था, और उस आश्रम में कुछ अलग ही माहौल था। वहाँ कुछ दूसरे प्रकार की चहल पहल थी, और वहाँ पे लोग थे वो अलग तरह की बातें कर रहे थे आश्रम में। यह आश्रम कुछ अलग किस्म का था, और ये आश्रम था कुछ अलग ही किस्म का था। आश्रम के लंबे चौड़े आंगन में तांबे, पीतल और लकड़ी के तरह तरह के यंत्र रखे हुए थे, और जो आश्रम का जो आंगन था उस आंगन में तांबे के, पीतल के, लकड़ी के तरह तरह के यानी बहुत सारे उपकरण वहाँ पे रख रखे थे। उनमें से कुछ यंत्र गोल थे और कुछ यंत्र थे वो गोल थे, कुछ कटोरे जैसे थे, कुछ वर्तुलाकार और कुछ शंकु की तरह थे। कुछ गोल थे, कुछ थोड़े गोल और लंबे थे, कुछ शंकु की तरह थे, यानी कि तरह तरह के उपकरण वहाँ पे रखे हुए थे। वस्तुतः वह एक वेधशाला थी, और यह लग रहा था यानी कि वो एक वेधशाला थी। उस दिन यंत्रों के इर्द गिर्द कई प्रसिद्ध ज्योतिषी और विद्यार्थी एकत्रित हुए, और जो यंत्र थे उसके चारों तरफ यानी कि कुछ जो प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, विद्यार्थी थे जो वहाँ पढ़ रहे थे, वो एकत्रित हुए। उन लोगों ने हिसाब लगाकर भविष्यवाणी की थी कि ग्रहण किस समय लगेगा, और उन्होंने हिसाब लगा के भविष्यवाणी की थी कि ग्रहण है वो किस समय लगेगा, कहाँ कहाँ दिखाई देगा और कौन सी जगह वो दिखाई देगा, कितने समय तक रहेगा। आज उन्हें देखना था कि उनका हिसाब ठीक निकलता है यानी, और ये देख रहे थे कि अगर वो ज्योतिषी है वो हिसाब लगा रहे हैं, वो हिसाब उनका सही होता है या नहीं होता। इसलिए सभी उत्सुकता से ग्रहण का इंतजार कर रहे थे, और सभी क्या है अपनी बहुत ही उत्सुक होकर ग्रहण का इंतजार कर रहे थे कि ग्रहण कब लगेगा। कुछ आचार्य और विद्यार्थी ग्रहण लगने के कारण पर चर्चा कर रहे थे, और कुछ विद्यार्थी थे, कुछ आचार्य थे जो ग्रहण लगने का कारण जो है उस कारण के ऊपर वो बातें कर रहे थे। वहाँ पर एक तरुण विद्यार्थी ऐसा भी था जो अपने साथियों को समझा रहा था, पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो ग्रहण होता है। और वहाँ पे एक तरुण यानी होनहार विद्यार्थी ऐसा भी था जो अपने वहाँ पे छात्रों को समझा रहा था कि जब चंद्र ग्रहण होता, जब समझा पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पे पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इस प्रकार चंद्र जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब सूर्य ढक लेता है और तब सूर्य ग्रहण होता है। आज भी ऐसा ही होने वाला है। कोई राहु नाम का राक्षस सूर्य को नहीं निगल जाता, और कह रहा है कि कोई भी राहु नाम का राक्षस नहीं होता है जो सूर्य को निगल जाता है। यह तो पुराण की कथा, और ये तो एक कथा है पुराणों की। ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले उस तरुण का पंडित का नाम था आर्यभट्ट, और उस विद्यार्थी का नाम था आर्यभट्ट। कभी कभी लोग उसे आर्यभट्ट के नाम से पुकारते थे, मगर उनका सही नाम आर्यभट्ट ही था। भट्ट का मतलब योद्धा होता है। आर्य अज्ञान के विरुद्ध ज्ञान का युद्ध जीवन भर लड़ने वाला, यानी आर्य का मतलब यानी अज्ञान का युद्ध ज्ञान के लिए जीवन भर लड़ने वाला एक योद्धा होता है। आर्यभट्ट दक्षिणापथ के गोदावरी तट के अस्मक जनपद में पैदा हुए थे, यानी 16 तरह के जनपद होते हैं, उनमें से एक जनपद है अस्मक जनपद, उनमें आर्यभट्ट पैदा हुए थे। इसलिए बाद में वे आस्मकाचार्य के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। बचपन से ही वे तेज बुद्धि के थे। गणित एवं ज्योतिषी के अध्ययन में उनकी गहरी रुचि थी। इन विषयों का गहन अध्ययन करने के लिए ही वे पाटलिपुत्र आए थे, और आर्यभट्ट थे ये बहुत यानी कि ये अस्मक जनपद में पैदा हुए थे, और उनके बचपन का नाम था वो अस्मकाचार्य के नाम से, वो आगे चलकर अस्माचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन में ही उनकी बुद्धि थी वो बहुत ही तेज थी, और उनके अध्ययन में भी बहुत गहरी रुचि थी, और वो अध्ययन करने के लिए नहीं अपने गहन अध्ययन के लिए ही वो यहाँ पे पाटलिपुत्र आए थे। आर्यभट्ट आंखें मूंदकर प्रचलित बातें मानने को तैयार नहीं थे। आर्यभट्ट थे वो ऐसे थे कि वो जो प्रचलित बातें थी वो मानने वालों में से नहीं थे। ग्रहणों के बारे में ही नहीं, आकाश की दूसरी अनेक घटनाओं के बारे में भी उनके अपने स्वतंत्र विचार थे, यानी कि वो जो भी कहते थे, जो भी अपने विचार होते थे वो स्वतंत्र रखा करते थे। इस जमाने में प्राय सभी लोग यही
समझते थे कि हमारी पृथ्वी आकाश में स्थिर है और तारामंडल एक सूर्य गतिशील है। यानी कि वो बताते हैं कि हमारी पृथ्वी एक आकाश में स्थिर है, आकाश के अंदर ही स्थिर है, और ये तारामंडल है एवं सूर्य है ये गतिशील हैं, गति करते रहते हैं। मगर आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गति के बारे में अपने विचार खुलकर रखे, और आर्यभट्ट ने उन्होंने पृथ्वी के बारे में अपने जो विचार थे उनको खुलकर उन्होंने रखा। आर्यभट्ट हमारे देश के पहले ज्योतिषी थे जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाते। और जो आर्यभट्ट थे ये अपने पृथ्वी के बारे में खुलकर इन्होंने अपने विचार रखे। आर्यभट्ट हमारे देश के पहले ज्योतिषी थे जिन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि पृथ्वी वो स्थिर नहीं है, यानी एक जगह नहीं रहती है, ये अपनी धुरी पर चक्कर लगाती रहती है। तो फिर आकाश के तारे हमें चक्कर लगाते क्यों दिखाई देते हैं, पृथ्वी के चक्कर लगाने का पता हमें क्यों नहीं चलता? ये प्रश्न उनके सामने कई प्रश्न उठे थे। तो ये चैप्टर है, आपको ये इतना पढ़ना है, आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।